प्रिय विद्यार्थियों, पिछले दो वीडियो में मैंने आपको पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत एक तारक परिकल्पना, जिसमें कांट की बाह्य राशि परिकल्पना एवं लाप्लास की निहारिका परिकल्पना के बारे में बताया था। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो है द्वितारक परिकल्पना, जिसके अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति एक तारे से नहीं बल्कि दो तारों के सहयोग से हुई है। इसमें द्वितारक परिकल्पना में सबसे पहली जो परिकल्पना है वो है जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना। सर जेम्स जीन्स ने सूर्यमंडल की उत्पत्ति से संबंधित परिकल्पना का प्रतिपादन सन 1919 में किया तथा जेफरीज नामक विद्वान ने 1929 में इसमें कुछ संशोधन किया, जिससे इस परिकल्पना का महत्व और अधिक बढ़ गया। ज्वारीय परिकल्पना को समय में अधिक समर्थन मिला। सर जेम्स जीन्स ने इस परिकल्पना को कुछ कल्पित तथ्यों पर आधारित मानते हुए निम्न प्रकार के तथ्य प्रस्तुत किए हैं। सबसे पहला है, सूर्यमंडल का निर्माण सूर्य तथा उसके एक अन्य साथी तारे के सहयोग से हुआ है। दूसरा है, प्रारंभ में सूर्य गैस का एक बहुत बड़ा गोला था। तीसरा, सूर्य के साथ ही साथ ब्रह्मांड में एक दूसरा विशाल तारा था। तीसरा है, सूर्य अपनी जगह स्थिर था तथा अपनी जगह पर ही घूम रहा था। पांचवा है, साथी तारा एक पथ के सहारे इस तरह घूम रहा था कि वह सूर्य के अधिक निकट आ रहा था। छठा है, साथी तारा आकार तथा आयतन में सूर्य से बहुत अधिक विशाल था। सातवां है, पास आते हुए तारे द्वारा ज्वारीय शक्ति का प्रभाव सूर्य के पास वाले भाग पर या सूर्य के बाह्य भाग है उस पर पड़ा। इस सिद्धांत में जैसे कि आपको इस चित्र के द्वारा या डायग्राम के द्वारा ये दिखाए गए हैं, जिसमें एक सूर्य दिखाया गया है, दूसरा है उसका साथी तारा। साथी तारा अपने परिभ्रमण पथ से सूर्य की ओर धीरे धीरे आ रहा है। सूर्य जो इस डायग्राम में आपको दिखाया गया है। जीन्स ने अपने कल्पित तथ्यों के आधार पर यह बताया कि साथी तारा एक पथ के सहारे निरंतर सूर्य की ओर अग्रसर हो रहा था, जिस कारण साथी तारे की आकर्षण शक्ति द्वारा बाह्य ज्वार का प्रभाव सूर्य के बाह्य भाग पर पड़ने लगा। परिणाम स्वरूप सूर्य से ज्वार उत्पन्न होने लगा। यह ज्वारीय क्रिया सूर्य के उसी प्रकार संभव हो सकी जिस प्रकार वर्तमान समय में पृथ्वी के निकट चंद्रमा के आ जाने से पृथ्वी के महासागर में ज्वार उत्पन्न हो जाता है। जो जो विशाल तारा सूर्य के पास आता गया, त्यों त्यों उसका आकार तथा उसकी आकर्षण शक्ति बढ़ती गई तथा ज्वार की तीव्रता बढ़ती गई। जब तारा सूर्य से निकटतम दूरी पर आया तो उसकी आकर्षण शक्ति सूर्य से अधिकतम हो गई, जिस कारण हजारों किलोमीटर लंबा सिगार के आकार का जो ज्वार सूर्य के बाह्य भाग में उठा। सिगार के आकार वाले इस भाग को फिलामेंट कहा गया। सूर्य के निकटतम दूरी के पहुंचने के कारण तारे की आकर्षण शक्ति के प्रभाव से एक विशाल फिलामेंट सूर्य से हटकर तारे की तरफ अग्रसर हुआ। जीन्स के अनुसार पास आने वाला तारा सूर्य के पास नहीं था, अतः यह सूर्य से आगे बढ़ने लगा। इस प्रकार तारे के दूर निकल जाने के कारण फिलामेंट तारे के साथ नहीं जा सका, वरन वह सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण करने लगा। तारा अधिक दूर चला गया तो फिलामेंट सूर्य के पास नहीं आ पाया, क्योंकि फिलामेंट सूर्य की आकर्षण शक्ति से बाहर हो गया, परंतु वह सूर्य के चक्कर लगाने लगा। अतः सूर्य के निकट निकला जो हुआ ज्वार पदार्थ सिगार के आकार में अधिक लंबा हो गया, जिसका मध्य भाग मोटा तथा चौड़ा एक किनारे के भाग अत्यधिक पतले थे। फिलामेंट में गति या परिभ्रमण का आविर्भाव दूर होते हुए तारे के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के खिंचाव के कारण हुआ था। फिलामेंट से ग्रह की उत्पत्ति। सूर्य से
अलगाव के बाद फिलामेंट शीतल होने लगा, जिसके कारण उसके आकार में संकुचन प्रारंभ हो गया। इस संकुचन के कारण फिलामेंट कई टुकड़ों में टूट गया तथा प्रत्येक भाग घनीभूत होकर ग्रह के रूप में बदल गया। इस क्रिया से फिलामेंट से 9 ग्रहों की रचना हुई। इस प्रक्रिया के अनुसार सूर्य की आकर्षण शक्ति के प्रभाव से ग्रहों के चारों तरफ छोटे छोटे ग्रहों ने व उनसे मिलकर वृहद ग्रहों ने रूप धारण करना प्रारंभ कर दिया। परिणाम स्वरूप असंख्य ग्रहाणुओं ने सम्मिलित होकर कुछ आकार में परिवर्तित होकर ग्रहों का रूप धारण कर लिया। इस प्रकार पृथ्वी की रचना सर्वप्रथम ग्रहाणुओं के केंद्र में प्रारंभ होकर निरंतर विकसित होती गई। प्रारंभ में निर्माण केंद्र वाले भाग में हुआ, उसके बाद में अत्यधिक घनत्व तथा ठोस तथा ग्रहाणुओं के आपसी आकर्षण शक्ति द्वारा एकत्रीकरण से बना था। जो अन्य ग्रहाणु इससे जुड़ते गए, पृथ्वी का आकार प्रारंभ में तीव्र गति से तथा बाद में मंद गति से बढ़ता गया तथा एक निश्चित समय में पृथ्वी ने अपना वर्तमान रूप धारण कर लिया। मूल पिंड अथवा मौलिक सूर्य तारा का जो अवशिष्ट भाग वर्तमान सूर्य बन गया। इस सिद्धांत के अनुसार कुछ तथ्य दिए गए हैं, जिनके अनुसार ये सिद्ध होता है कि पृथ्वी का जो निर्माण है वो सूर्य के द्वारा ही या सूर्य से टूटे हुए फिलामेंट के द्वारा ही हुआ है। इसमें पहला है वायुमंडल का संगठन। पृथ्वी पर 2 प्रमुख साधनों अथवा प्राप्ति स्थानों से मौलिक वायुमंडल का निर्माण हुआ है। पहला है प्रथम बाह्य उद्गम स्थान। जब पृथ्वी का आकार अत्यधिक बड़ा हो गया था तो उसने स्वतंत्र वायुमंडलीय परमाणुओं को आत्मसात कर लिया और वायुमंडलीय कणों की प्रारंभिक अधिकता तथा बाद में कम होती गई। आंतरिक उद्गम स्थान से वायुमंडल के जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन जैसे गैस से प्राप्त हुई। ऑक्सीजन ज्वालामुखी उद्गार से प्राप्त हुई। तीसरा, ऊष्मा की उत्पत्ति। पृथ्वी पर ऊष्मा की उत्पत्ति उसके आकार में वृद्धि के साथ साथ होती गई। जब ग्रहाणुओं का एकत्रीकरण हो रहा था उस समय ग्रहाणुओं में आपसी टकराव के फलस्वरूप ताप की उत्पत्ति हुई। जो ग्रहाणुओं का एकत्रीकरण बढ़ता गया, केंद्रीय भाग पर दबाव बढ़ता गया, जिसके परिणामस्वरूप तापमान में वृद्धि होती गई। पृथ्वी के आंतरिक भाग में दबाव में वृद्धि के कारण ग्रहाणुओं का पुनर्गठन हुआ, जिससे अणु अधिक घनत्व वाले हो गए तथा उष्णता बढ़ती गई। अब इसके बाद दूसरा है महासागरों की उत्पत्ति। अर्थात महासागरों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। जब वायुमंडल में स्थित जलवाष्प संप्रत अवस्था में पहुंच गई तो जल वृष्टि के फलस्वरूप सागरों का निर्माण प्रारंभ हुआ। संभवतः सागरों का निर्माण पहले पृथ्वी के धरातल के नीचे प्रारंभ हुआ तथा सैन्य तब तक बढ़ते गए जब तक कि ऊपरी सतह तक नहीं पहुंच गया। ज्वालामुखी क्रियाओं के द्वारा निर्मित छोटे छोटे गर्तों से जल एकत्र होने लगा। इस प्रकार निर्माण क्रिया के प्रारंभिक काल में सागर अनेक झीलों के रूप में थे। बाद में विस्तृत होकर एक दूसरे से मिलकर महासागरों का रूप धारण किया। पुनः महासागरों तथा महाद्वीपों के विस्तार का मुख्य कारण अपक्ष बताया गया। आलोचना। एक छोटी सी, अब इसमें यह बताया गया कि एक छोटी सी कुंडलाकार निहारिका से संपूर्ण सूर्यमंडल की रचना काल्पनिक मात्र बताई गई है। इस परिकल्पना के अनुसार ग्रहों का निर्माण अलग अलग स्वतंत्र रूप में हुआ है। इस प्रकार के ग्रहों को एक नियमानुसार परिभ्रमण करना चाहिए। इसके विपरीत सभी ग्रह एक निश्चित दिशा में सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। तीसरा, ग्रहाणुओं के संगठन एवं एकत्रीकरण की क्रिया पूर्ण रूप से प्रदर्शित नहीं हो पाई है। चौथा है, यदि ग्रहों की रचना ग्रहाणुओं के संगठन से हुई है मान ली जाए तो ग्रहों में उतना कोणीय आवेग
नहीं हो सकता है जितना कि उस समय था। इस विचारधारा के अनुसार सदैव ठोस पदार्थ थे, परंतु पृथ्वी प्रारंभिक काल में तरल अवस्था में थी। वायुमंडल की रचना के विषय में भी यह परिकल्पना समझ धारणा प्रस्तुत करती है। इस प्रकार ज्वार उत्पन्न होने से कुछ पदार्थ अलग हो गए, घनीभूत उपग्रह बन गए। इस परिकल्पना द्वारा पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ साथ सूर्य मंडल की अनेक समस्याओं को भी सुलझाने का प्रयास किया गया है। ग्रहों का क्रम तथा आकार इसमें दिखाया गया। ग्रह जब सूर्य के पास में साथी तारा आता गया तो उसमें प्रारंभ में ज्वार कम उठा, जैसे पास आता गया तो ज्वार और अधिक उठता गया, और जब उससे दूर गया तो ज्वार कम उठा। तो इससे एक फिलामेंट बन गया। फिलामेंट के टूटने से जैसे कि 9 ग्रहों का निर्माण हुआ है, इसमें सबसे बड़ा ग्रह बीच में है और इस ग्रह के चारों ओर छोटे छोटे ग्रह हैं। दूसरा, उपग्रहों का क्रम इसी प्रकार में दिखाया गया। उपग्रहों की रचना तथा आकार, ग्रहों का परिभ्रमण कक्ष। इस परिकल्पना के अनुसार ग्रहों के परिभ्रमण कक्ष अथवा ग्रह पथ को सूर्य के कक्ष के से मेल नहीं रखना चाहिए, बल्कि यह कक्ष को सूर्य कक्ष से एक निश्चित कोण पर झुका होना चाहिए, क्योंकि सूर्य की आकर्षण शक्ति से ग्रह झुक जाता है। ये तथ्य भी वर्तमान ग्रहों के कक्ष में पूर्णतः मेल नहीं खाता है। प्रत्येक ग्रहों का कोणीय आवेग, अर्थात यहाँ प्रत्येक ग्रहों का एक कोणीय आवेग दिखाया गया है। जैसे मरकरी का 60 डिग्री, वीनस का 3.5 डिग्री, अर्थ का 23 डिग्री, मार्स का 2 डिग्री, जुपिटर का 1 डिग्री, सैटर्न का 2.5 डिग्री, यूरेनस 0 डिग्री, नेपच्यून का 2 डिग्री और प्लेटो का 17 डिग्री है। पांचवा, निःसृत बाह्य पदार्थों का आकार। इसके बाद परिकल्पना में संशोधन। जेफरी ने ज्वारीय परिकल्पना में कुछ संशोधन किया, जिसके आधार पर उन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि ग्रहों का निर्माण सूर्य तथा उसके पास आते हुए साथी तारे के सहयोग से संशोधन प्रस्तुत किया है। उनके अनुसार 2 तारों के अलावा एक और तारा साथी तारा था, जिससे जो सूर्य का साथी तारा बताया जाता है। पास आता हुआ तारा साथी तारे की ओर बढ़ रहा था, जिसके कारण दोनों में टकराव हो गया। फलस्वरूप कुछ भाग बिखर कर अलग हो गया। जेफरीज के इस संशोधन को मानने पर यह सिद्ध होता है कि ग्रहों के परिभ्रमण संबंधी अनेक कठिनाइयाँ सुलझ जाती हैं। लघु ग्रह तथा उपग्रह घनीभूत की क्रिया के द्वारा तथा उनके मंद क्रिया के द्वारा के फलस्वरूप ग्रहों का निर्माण हुआ है। वन आंशिक रूप से ठोस होने अथवा तरल होने के कारण शीघ्र निर्मित हो गए। गैसों के विस्तार के फलस्वरूप शीतल होने तथा ऊपरी सतह से विकिरण द्वारा इन लघु ग्रहों तथा उपग्रहों में शीघ्र ही तरल केंद्र का निर्माण हो गया। इस रूप में पृथ्वी शीतल होती गई जब तक कि वह पूर्ण रूप से तरल नहीं हो गई। इसके बाद विकिरण द्वारा ताप ह्रास होने लगा, जिसके कारण पृथ्वी के पदार्थ ठोस होने लगे तथा घनीभूत होकर एक मेखलाकार श्रृंखला बन गई। इस घटना से ये घटित होता है कि सौर मंडल किस प्रकार बना है। चलो